हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, आज जो हम आपको लेकर आए हैं भारत की शास्त्रीय भाषाओं की सूची और उनके विवरण। जो भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं और वह कब कब शास्त्रीय भाषाएं भारत में उनको मान्यता दी गई शास्त्रीय भाषा की, उसका मापदंड क्या होता है और उसकी और कौन कौन सी भाषाएँ हैं और कितनी साल पुरानी हैं। जो आपके वनडे एग्ज़ाम है या फिर स्टेट पीसीएस भी एग्ज़ाम है, उसमें सारे ये सवाल पूछे जाते हैं। शास्त्रीय डांस हो गया, शास्त्रीय आपका भाषा हो गई, शास्त्रीय संगीत हो गया। ये जो 3 शास्त्रीय हैं, ये तीनों सवाल पूछे गए हैं। आप अपना प्रीवियस ईयर जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें प्रीवियस ईयर उठाकर प्रश्न देखेंगे, इनसे सवाल पूछे गए हैं। और इस बार तो शास्त्रीय भाषाएं में 24 में और नई ऐड हुई हैं, तो ये तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट से कि आपके एग्ज़ाम में तो आने ही आने हैं। तो देखिए, शास्त्रीय भाषा क्या होती है, क्या आप इससे पहले आप जानते थे या नहीं जानते थे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप जानते थे तो चलिए आज को देखते हैं इसकी जो मापदंड क्या है, किस भाषा को हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं, क्या हिंदी हमारी शास्त्रीय भाषा है या नहीं, इसके बारे में भी आपको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहले शास्त्रीय की जो मापदंड है वो क्या है। कह रहा है कि शास्त्रीय भाषा की मापदंड क्या होनी चाहिए आपको। कह कि भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता देने के लिए निम्नलिखित मापदंड तय किए हैं। पहला मापदंड क्या है? प्राचीनता। वो पहले तो क्या होना चाहिए, वो प्राचीन भाषा होनी चाहिए। भाषा की प्राचीनता कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। कोई ऐसी भाषा जो कम से कम 1500 से 2000 पूर्व वो उसकी चर्चा रही हो। विरासत और परंपरा। भारत की अपनी प्राचीन साहित्य और सांस्कृतिक परंपरा होनी चाहिए। तो भारत की नहीं, सॉरी, भाषा की अपनी प्राचीन साहित्य भी उसका होना चाहिए और उसकी सांस्कृतिक परंपरा भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई भाषा को हम शास्त्रीय भाषा बना देंगे। क्या होना चाहिए? भाषा की अपनी प्राचीन साहित्य होना चाहिए, उसका साहित्य होना चाहिए और सांस्कृतिक परंपरा भी होनी चाहिए। मूल साहित्य क्या है? उस भाषा में मौलिक साहित्य की रचना मौजूद होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई भाषा को हम शास्त्र दे दिए और उसका कोई मौलिक साहित्य और रचना मौजूद नहीं है। तो करें उस भाषा में मौलिक साहित्य और रचना मौजूद होनी चाहिए। अब करेंगे आधुनिकता, आधुनिक भाषा से भिन्नता। करेंगे आधुनिक भाषा और प्राचीन भाषा के रूप में स्पष्ट भिन्नता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो आधुनिक भाषा आ गई है तो उसमें सब मिक्स हो, नहीं, वो सब क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो देखेंगे इसके मापदंड को। पहला इसका मापदंड था कि जो शास्त्रीय भाषा को, जो शास्त्रीय भाषा देने के लिए उसकी जो पहली कंडीशन है कि वो 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। दूसरा, उसका प्राचीन साहित्य होनी चाहिए, सांस्कृतिक परंपरा होनी चाहिए। तीसरा, उसके मौजूद रचना होनी चाहिए, ये प्रेजेंट टाइम में उसका साहित्य होना चाहिए और उसका आधुनिक भाषा से प्राचीन भाषा के रूप में पूरा भिन्नता होनी चाहिए, काफ़ी मेल ना हो, भिन्नता हो। ठीक है, तो ये मापदंड है, आप शास्त्रीय भाषा का उसको दर्जा दे सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन आई थी। इसमें आगे बोला गया है कि शास्त्रीय भारतीय भाषाओं को विद्वानों के लिए 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हर साल प्रदान किए जाएंगे। ये सरकार कहती है। देखेंगे, ये सरकार कहती है कि यदि किसी को हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिए हैं तो क्या करेगी सरकार कि शास्त्रीय भारतीय भाषाओं में विद्वानों के लिए 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हर साल प्रदान किए जाइए। उसको उस भाषा में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए जाने चाहिए। अगला बोल रहा है, शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा। जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल जाएगा उसके लिए उत्कृष्ट केंद्र भी बनाए जाएंगे। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से अनुरोध किया जाएगा कि वो कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं में से प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक निश्चित संख्या में व्यवहारिक पीठ बनाए। ये बोल रहा है कि अगर सर जब मान लीजिए किसी भाषा को हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिए तो क्या करेंगे कि जो भारतीय जो है भारतीय जो है सरकार, भारत सरकार उसको क्या करे कि अंतर्राष्ट्रीय कम से कम साल में 2 पुरस्कार दिवाए और उसके उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करवाए और यूजीसी से वो अनुरोध करे कि कम से कम जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें उसका एक व्यावसायिक पाठ बनाए। ठीक है, तो इतनी सारे दर्जा मिलती है अगर जब किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है।
तो क्या आपको पता है कि भारत में अब तक कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 3 अक्टूबर 2024 से पहले मात्र 6 थी भारत की शास्त्रीय भाषाएं, लेकिन इस समय जो है भारत की जो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो हो गई है 11 हो गई है। ठीक है, क्या आपको पता है कि हिंदी है कि नहीं है? आप देखते रहिए वीडियो को, लास्ट में आपको बताया जाएगा कि हिंदी है या नहीं है। देखेंगे, पहला होता है तमिल। तमिल को मिलता है पहली बार भारत की शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा, पहली बार। कौन? तमिल को। इसको दर्जा मिलता है 2004। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा कब मिला था? तो 2004 में मिला था। ठीक है। प्राचीनता कितनी पुरानी है? तमिल भाषा 2 साल से अधिक पुरानी है। पहले ही कंडीशन था कि कोई भी भाषा कम से कम 1500 से 2 साल पुरानी होनी चाहिए, उसी को मिलेगा भारत की शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा। तो 2 साल पुरानी है। इसके साहित्य क्या क्या है? संगम साहित्य आप पढ़े होंगे इतिहास में, तुर्कुलर क्या जैसी इनमें महान कृतियाँ शामिल हैं, तो आप देख सकते हैं इनको। तो संगम साहित्य आप पढ़े हैं, तो वो किस भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में ही लिखा गया था। इसकी विशेषता क्या है? यह भाषा द्रविड़ परिवार की सबसे पुरानी है और आज भी प्रचलित भाषा है। यह तमिल किस भाषा के किस परिवार से है? तो द्रविड़ परिवार से है। तो ये आपको याद ये भी सवाल यहाँ बनता है कि जो तमिल भाषा है वो किस परिवार से आती है? तो ये द्रविड़ परिवार से आती है। तो ये सारे क्वेश्चन, सारे फैक्ट आपको एक जगह कलेक्ट करके आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखिए, सेकंड नंबर पे आती है संस्कृत। संस्कृत को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था 2005 में। 2004 में किसको मिला था? तमिल को। और किस भाषा से आती है वो? द्रविड़ भाषा से आती है, उसके द्रविड़ परिवार से आती है। उसके बाद आता है संस्कृत। संस्कृत को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है 2005 में। ये प्राचीन क्या है? इससे भारतीय सभ्यता की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। अब ये है जो कि भारत की सभ्यता का सबसे प्राचीन भाषा इसी को माना जाता है। माना जाता है कि जो शुरुआत हुई थी इस सृष्टि की, वो संस्कृत भाषा से ही शुरू हुआ था। जो भी देवी देवता या फिर जो भी ग्रंथ हमारे हैं, जो भी हमारे वेद हैं, वो सब संस्कृत में ही तो हैं। तो वो क्या है? वो सबसे माना जाता है कि जो भारत की सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी वो तो संस्कृत भाषा से ही हुई थी। देखेंगे इसमें क्या क्या है। हमारे पास साहित्य क्या है? वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, संस्कृत शास्त्र है। इतने सारे साहित्य हम लोग के पास हैं। हालांकि ये अनफॉर्चुनेट है कि संस्कृत को दूसरे नंबर पे इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, जबकि इसको पहला होना चाहिए था। क्योंकि इतने सारे पुराण जो है, इतने सारे वेद, उपनिषद, ये सब संस्कृत में ही है, इतने सारे पुराने हैं, तो इनको दर्जा मिलनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, मिल दिया गया इनको। इनकी विशेषता क्या है? विशेषता को देख लेते हैं। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है और यह कई भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत जो है, जैसे आप देखेंगे तमिल क्या है? एक द्रविड़ परिवार की एक भाषा है। लेकिन जो संस्कृत को ना मानते हैं कि देववाणी है, ये भगवान ने इसको अपने मुख से इसको बनाया था, मतलब उन्होंने रचा था, ये किसी भाषा से नहीं आई। जबकि भारत की कई भाषाएं इससे उत्पन्न हुई हैं, संस्कृत से। तो संस्कृत इस बहुत पुरानी लैंग्वेज है और इसको भारतीय शास्त्रीय भाषा की जो दर्जा मिलता है 2005 में मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं। जो थर्ड नंबर आती है कन्नड़। कन्नड़ का जो कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा मिलता है 2008 में मिलता है और ये 1500 से अधिक पुरानी भाषा है। 1500 से अधिक वर्षों की पुरानी ये भाषा है। इनके साहित्य आप देखेंगे, कविराज मार्ग जो कन्नड़ का पहला साहित्य ग्रंथ है, ये वचन साहित्य, 2 साहित्य इसमें है। कविराज मार्ग किसने लिखा था बताइएगा? कविराज मार्ग। और ये कन्नड़ का पहला साहित्यिक ग्रंथ है। तो इसको साहित्यिक ग्रंथ बोला था ना उसके जो क्राइटेरिया में कि 1500 साल से तो अधिक पुरानी होनी चाहिए, प्लस में उसका कुछ साहित्य भी होना चाहिए। तो कविराज साहित्य उसका साक्ष्य आज भी उत्पन्न है, वो जो कन्नड़ भाषा का पहला साहित्यिक ग्रंथ था। अब देखते हैं इसकी विशेषता। इसकी विशेषता है ये भी द्रविड़ भाषा से परिवार से है और इसके पास प्राचीनतम साहित्य धरोहर है। तो भाई कन्नड़ के पास तो वही है, प्राचीनतम साहित्य धरोहर तो वही है। तो इस तरह से ये कन्नड़ को भी मिलता है 2008 में। इस सवाल देखेंगे, यही पूछा हुआ है कि कविराज मार्ग किस भाषा में लिखी गई थी? तो कन्नड़ भाषा में। इंपॉर्टेंट है सर। कन्नड़ कब जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? 2008 में।
ये सब सारे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तेलुगु शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2008, ठीक है, तेलुगु को भी मिलता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में। ये प्राचीनता में से 2000 वर्ष से अधिक पुरानी भाषा है, 2000 वर्ष से अधिक पुरानी भाषा है। तेलुगु में नन्नय, तिकना और एरर पगड़ा जैसे महाकवि हैं, और ये साहित्य भी है, ठीक है। साहित्य क्या है? नन्नय साहित्य है जो लिखा गया था, और ये जो जिस भाषा का साहित्य है उसी भाषा को मिलता है क्या? शास्त्रीय भाषा का दर्जा। जिस भाषा का साहित्य है उसी को मिलता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा, ठीक। तो साहित्य भी, इनकी विशेषता क्या है? इसे इटली ऑफ द ईस्ट कहा जाता है क्योंकि इसकी ध्वनि मधुर होती है। तेलुगु भाषा की जो ध्वनि होती है काफ़ी मधुर होती है, और इसके जो साहित्य हैं आपके तेलुगु में लिखा गया नन्नय या फिर तिक्कना, ठीक। तो ये है तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा को कब शास्त्रीय भाषा दर्जा मिला था? 2008 में। अब देखते हैं अगला मलयालम। मलयालम को आपको मिलता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2013 में, ठीक है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है 2013 में। ये प्राचीन लगभग 1000 वर्षों से पुरानी भाषा है, ठीक है, 1000 वर्षों से पुरानी है। लगभग इसका वही कार्यकाल जाता है, आप देखेंगे कि लगभग 1500 के आसपास ही है, ठीक है। ये लगभग में 1000 लिखा गया है। इनके जो साहित्य देखिए क्या होता है ना कि प्राचीनता तो समझ में आती है कि 1000 पहले है, लेकिन अब जब 1000 बाद की बातें करते हैं ना, तो उससे पहले भी मलयालम का जो है चर्चा होती है, मलयालम भाषा की चर्चा दी गई है, तो इसलिए ये 1500 में आता है। लेकिन इसका जो मूल साक्ष्य जो 1000 के आसपास ही इसको दिया गया था, लेकिन उसके पहले भी इसकी भाषाओं का स्रोत कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो इसलिए इसको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, और ये 2013 में दिया गया था। साहित्य है क्या इसका? साहित्य में रामायणम लिखी गई है, चंपू जैसे महाग्रंथ लिखे गए हैं। आपको पता है कि जो रामेश्वरम है, जो भगवान राम ने पूजा किया था लंका को, जो लंका के रावण को हराने के लिए, तो उसी रामेश्वरम में ही ये अध्यात्म लिखी गई थी, रामायणम, ठीक है। और ये क्या मलयालम भाषा में लिखी गई थी, और चंपू जैसे ग्रंथ भी मलयालम भाषा में लिखे गए थे। तो इनके साहित्य भी जो है प्रेजेंट टाइम में उपस्थित हैं, इसलिए इनको दिया गया शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2013 में। विशेषता है कि मलयालम की लिपि सबसे जटिल मानी जाती है। मलयालम क्या है? सबसे जटिल लिपि है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है, लेकिन ठीक है, पुरानी भी है, और इसके साक्ष्य भी, इसका साहित्य भी हमारे प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध है, इसलिए इनको दिया जाता है, पश्चिमी मलयालम को दिया जाता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2013 में। तो 5वें नंबर पर है मलयालम, और इसको दिया जाता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा। अब आती है उड़िया, 6 नंबर पे थी उड़िया। शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला इसको 2014 में, और ये प्राचीनता जो इसकी है 200 वर्षों से मतलब 2000 वर्षों से अधिक पुरानी है। 2000 वर्षों से अधिक पुरानी है कौन? उड़िया भाषा। जो साहित्य है सरला दास द्वारा लिखित जो है महाभारत और जगन्नाथ महाप्रभु से जुड़े ग्रंथ। देखिएगा, एक महाभारत जो है उड़िया भाषा में भी लिखी गई है, ठीक है। एक महाभारत तो संस्कृत में भी लिखी गई है, जैसे रामायण भी संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन रामायण किस भाषा में लिखी गई है? मलयालम भाषा में लिखी गई है। इस बात को ध्यान देना है, रामायण तो संस्कृत में है, लेकिन जो रामायण आ जाएगा वो मलयालम भाषा में लिखा गया है। तो जिस काल में जो भाषा थी उस काल में उसके साहित्य भी लिखे गए हैं। तो जो सरला दास द्वारा लिखित जो है महाभारत और जगन्नाथ प्रभु से जो जुड़े ग्रंथ हैं, जगन्नाथ होता है ना, जगन्नाथ यात्रा आपको उड़ीसा से निकलती है, तो जो उनके साहित्य बहुत पुराना साहित्य है, ऐसा नहीं है कि वो 100 साल 200 साल से पुराना है, 2000 वर्षों से पुराना साहित्य है उड़िया का, ठीक है। तो पहले उड़िया कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा में बोली जाती है, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस भाषा का क्षेत्र है, किस भाषा की किस क्षेत्र में बोली जाती है। सरला दास द्वारा लिखित का महाभारत और जगन्नाथपुरी के जो है प्रमुख साहित्य हैं। क्या है इसका विशेषता क्या है? यह भारत की सबसे पुरानी आर्य भाषाओं में से एक है। ये आर्य भाषा है और सबसे पुरानी भाषाओं में से भी एक है, ये इसकी विशेषता रही, ठीक है। अब देखते हैं आगे देखते हैं 7 नंबर है बंगला। शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है इसको 3 अक्टूबर 2024 को। अब तक पहले 6 था, लेकिन 3 अक्टूबर 2024 से इसकी संख्या और 5 ऐड कर लीजिए तो हो जाते हैं कितना? 11।
ठीक है, तो इस समय शास्त्रीय भाषा कितनी है? 11 है। देखेंगे इसका इतिहास क्या है और इसका विकास क्या है। बांग्ला की उत्पत्ति मगधी और प्राकृत भाषा से हुई है। ये भी आपको याद रखना है कि बांग्ला की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है। बांग्ला भाषा की जो उत्पत्ति है मगधी और पाली से हुई है। यह भाषा 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुई। बांग्ला साहित्य का विकास चंडीदास, रविंद्रनाथ टैगोर कवियों के लेखकों ने किया। तो ये इनके पुराने कवि हैं और क्या किया था इन्होंने, इनके पास लेखकों के पास साहित्य भी इसका है, ये साक्ष्य भी है। जो चंडीदास, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में ही बहुत सारे साहित्य लिखे, बहुत सारी पोइट्री लिखे। तो इसको भी मिलता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा 3 अक्टूबर 2024 में। ठीक है, और ये किससे बांग्ला उत्पन्न होकर आती है? मगधी प्राकृति और पाली से। सब ये क्या है, इससे उत्पत्ति इसकी होती है बांग्ला भाषा की। तो आ गया समझ में। अब देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है आपका असमिया। 8 नंबर है आपका असमिया, और असमिया को मिलता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा 3 अक्टूबर 2024 को। आपको बताया कि अभी 5 को ही मिला है, 3 अक्टूबर 2024 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 3 अक्टूबर 2024 को। इसका क्या इतिहास और विकास है? असमिया भाषा की उत्पत्ति कामरूपी प्रकृति से हुई है। कामरूपी प्रकृति से हुई है। ये 13वीं शताब्दी में साहित्य के रूप में विकसित हुई। इसके महत्वपूर्ण साहित्य शंकरदेव और माधवदेव में शामिल है। साहित्यकारों में इनके मेन जो साहित्यकार कौन कौन से थे? शंकरदेव और माधवदेव भी शामिल हैं, जो इनके महान असमिया के जो क्या थे, साहित्यकार थे, साहित्यिक थे, जिन्होंने महान बड़े बड़े साहित्यिक ग्रंथ लिखे। ठीक है, अगला देखते हैं 9 नंबर है पाली। शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलता है इसको भी 3 अक्टूबर 2024 को। इसका देखते हैं इतिहास क्या है। पाली प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा है। यह मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ जैसे त्रिपिटक की भाषा है। इसका उपयोग लगभग 6वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो जैसे देखें कि जिसको ग्रंथ जो साहित्य जो इसके पास है, त्रिपिटक की जो भाषा क्या रही है, पाली रही है, जो बौद्ध धर्म का क्या है, एक ग्रंथ है, वो जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसलिए पाली भाषा को मिलता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा 3 अक्टूबर 2024 को। और इसके जो प्राचीनता जो है, भारत की एक महत्वपूर्ण भाषा रही है। ये अपने आप में पाली क्या है, अपने आप में कंप्लीट है। ठीक, तो चलते हैं 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर है आपका प्राकृतिक भाषा। पाली हो गई, अब देखते हैं प्राकृतिक भाषा। इसको मिलता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा 3 अक्टूबर 2024 को ही। इनके जो इतिहास और विकास क्या है, प्राकृत भाषाएं प्राचीन भाषा की एक लोक भाषा थी। यह वैदिक संस्कृत से समानांतर विकसित हुई। इनका उपयोग विशेष रूप से जैन और बौद्ध धर्म में हुआ। कह रहा है कि जो प्राकृतिक जो भाषा है ना, वो संस्कृत के समकक्ष रही, वैदिक रूप से समांतर विकसित हुई। मतलब संस्कृत तो थी ही उतना विकसित, इतनी प्रसिद्धि प्राकृतिक भाषा भी पाई, क्योंकि ये 2 धर्मों की जो भाषा हो गई थी, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म का भी कुछ ही साहित्य जो है प्राकृत भाषा में है, और बौद्ध धर्म का भी कुछ साहित्य जो है प्राकृत भाषा में है। इसलिए इसका जो विकास है संस्कृत से समकक्ष होता हुआ चला गया। ठीक है, तो प्राकृतिक भाषा को भी दर्जा शास्त्रीय भाषा कब मिलता है? 3 अक्टूबर 2024 को मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं और लास्ट नंबर देख लेते हैं मराठी भाषा। मराठी भाषा जो है आपको मिलता है, इसको मिलता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा 3 अक्टूबर 2024 को। इसका साहित्य और विकास क्या है? मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय प्रकृति से हुआ है। जो महाराष्ट्रीय प्रकृति है, प्राकृत से है। मतलब देखिए, प्राकृत जैसे आप ही देखेंगे कि जो हिंदी तो बोली जाती है, लेकिन हिंदी हर एक जैसे पूर्वांचल में चले जाइए तो अलग हिंदी बोलते हैं, पश्चिमी चले जाइए यूपी में तो अलग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, दिल्ली में चले जाइए तो वो अलग हिंदी बोलते हैं। लेकिन इसीलिए बोल रहा है कि जो मराठी है ना, वो महाराष्ट्र की जो प्राकृत भाषा थी, उस पे ये उसी के लेवल पे भी इसका विकास हुआ था मराठी भाषा का। जो महाराष्ट्रीय में जो प्राकृतिक भाषा बोली जाती थी, उसी से मिलकर विकास हुआ था मराठी भाषा का। इसका साहित्य इतिहास जो है संत ज्ञानेश्वर की रचनाओं से शुरू होता है, जो 13वीं शताब्दी में है। तो 13वीं शताब्दी में जो है ज्ञानेश्वर की जो रचनाएं हैं, उनसे इनके साहित्य का शुरुआत होती है। संत तुकाराम, संत नामदेव, बाल गंगाधर तिलक व्यक्ति ने इस भाषा को समृद्ध किया। जैसे संत तुकाराम है, संत नामदेव हैं, बाल गंगाधर तिलक भी क्या बोलते थे, मराठी भाषा में ही लिखते थे। मराठी पत्रिका भी शुरू की थी उन्होंने। तो इनके साहित्य का किया था और समृद्ध बनाया था। तो इसलिए मराठी को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया।
और ये 3 अक्टूबर 2024 को। अब तो मैंने पूरी शास्त्रीय भाषा पढ़ा दी है, लेकिन मैंने हिंदी आपको तो नहीं बताया। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है भारत में कि हमारी हिंदी भाषा को अभी शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। ये दुर्भाग्य है, देना चाहिए, और आने वाले कल में उम्मीद करते हैं कि इसको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिले। इसीलिए आज इंग्लिश को सब लोग प्रमोट कर रहे हैं और हिंदी को सब लोग भूलते जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना चाहिए। पढ़ा रहे हैं हिंदी में ही शास्त्रीय भाषा को, कितना दुर्भाग्य है ना कि पढ़ा रहे हैं हिंदी में ही शास्त्रीय भाषा को, लेकिन वो शास्त्रीय भाषा आई नहीं। चलो ठीक है भाई, देखेंगे, सरकार तो लाएगी, जब लाए देखते हैं। एक बार देख लेते हैं कि इसका जो रिपीटेशन कब कब हुआ था, क्योंकि इस स्थान से भी सवाल पूछे गए हैं। जैसे देखेंगे तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, उड़िया 2014 और बांग्ला, असमिया, पाली, प्राकृत और मराठी इसको मिला था 3 अक्टूबर 2024 में। तो ये तक हमारे समाप्त हो गए हैं शास्त्रीय भाषा। और थैंक्स वॉचिंग बाय वीडियो। मिलेंगे अपने इसी ही किसी अगले वीडियो में, देखते रहिए।